अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं, जिस कैफियत में भी हैं, अल्लाह ताला उनको सही रखे और वो खैरियत से ही होंगे। इसी तरह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हम सब के कामों में, मामलात में आसानियाँ फरमाए। अच्छा गाइस, अक्सर ऐसा होता है कि मैं मुख्तलिफ़ एरियाज़ के बारे में, ऑफिसेज़ के बारे में, घरों, पार्क के बारे में आपके साथ कहानियाँ शेयर किया करता हूँ। आज की ये कहानी कुछ ऐसी ही कहानी है। ये कहानी अबरार साहब की कहानी है और ये बताते हैं कि ये 2018-2019 की उस दौर की कहानी है जबकि शदीद सर्दी चल रही थी और मैं सक्कर के अंदर यानी रोड़ी में एक जगह रहा करता था। बेसिकली ये मेरा ऑफिस था जहाँ पे मुझे रिहाइश फराहम कर दी गई थी और इसीलिए मैं लेट नाइट तक काम करता और बाकी जो स्टाफ है बारी बारी करके अपने अपने घर चले जाता और मैं यहीं पे सोने के लिए लेट जाया करता। मेरी तो मजबूरी थी, लेकिन मालिक मेरी इस मजबूरी को कैश करा रहा था। मुझे सिर्फ सैलरी दी जाती थी और मैं रात में रुकने की वजह से यहाँ पे चौकीदार का काम भी किया करता था। तो वैसे ही एक रात थी, शदीद सर्दी हो रही थी और रात के तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था। मैंने अपना बिस्तर गद्दा वगैरह बिछाया, उसके अंदर यानी उसके ऊपर लेटा और अपने ऊपर लिहाफ डाल लिया। ये जो कमरा था, इस कमरे में साइड में क्यूबिकल्स यानी कंप्यूटर वगैरह इंस्टॉल हुए हुए थे और बीच का जो हिस्सा था मैं वहीं पे सो जाया करता था। अभी मुझे लेटे हुए मुश्किल से 10 या 12 मिनट गुजरे होंगे कि एकदम से मुझे अपने अतराफ में जो कंप्यूटर या कीबोर्ड्स वगैरह मौजूद थे उनके पास से हल्की सी आवाज़ सी महसूस होने लगी। ये जो आवाज़ थी, कभी ऐसा लगता जैसे कंप्यूटर को हिलाया जा रहा है, कभी ऐसा लगता कीबोर्ड के ऊपर जो कीज़ मौजूद हैं उनको प्रेस किया जा रहा है और कभी कभी ऐसा लगता जैसे चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं। अच्छा, ये जो आवाज़ें थी, बज़ाहिर ये बड़ी क्लियर आवाज़ें थी, लेकिन क्योंकि जहाँ पे मेरा ऑफिस मौजूद था इसके बराबर में यानी कुछ थोड़ा सा हिस्सा छोड़ने के बाद एक और दूसरा ऑफिस था और उसका गेट पल्ली तरफ मौजूद था, तो मुझे अब भी ऐसा लग रहा था जैसे ये जो आवाज़ें हैं बराबर वाले ऑफिस से मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही हैं। और सच्ची बात ये थी कि सर्दी भी थी और मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तो मैं अपने आप को इस ही बात पे कन्विंस करना चाहता था कि ये जो भी आवाज़ें हैं ये यकीनन बराबर वाले ऑफिस से किसी के काम करने की आवाज़ें हैं जो कि मुझे इस वक्त अपने कमरे के अंदर महसूस हो रही हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे ये आवाज़ें बढ़ती चली जा रही थी और अब वाकई में ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद कमरे के अंदर मेरे कीबोर्ड के पास कोई मौजूद है जो कि मुसलसल कीबोर्ड को प्रेस कर रहा है, जैसे कि कंप्यूटर के ऊपर कोई काम अंजाम दिया जा रहा हो। खैर, कुछ देर में जब ये आवाज़ें मज़ीद बढ़ती हुई महसूस हुई तो मैंने अपने मुंह के ऊपर से लिहाफ हटाया और जैसे ही मेरे मुंह के ऊपर से लिहाफ हटा और मुझे सामने का जो मंज़र था मुकम्मल तौर पे दिखाई देने लगा, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मामला इतना आसान या फिर मामला इतना सहल नहीं है। वाकई में ऐसा लगा जैसे कि कोई कीबोर्ड के या कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है और मुसलसल कीबोर्ड को प्रेस करके कंप्यूटर पे कोई काम कर रहा है। लेकिन इस पूरे ऑफिस में मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मैं बाकायदा दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद सोने के लिए लेटा था। तो फिर आखिर ये कौन शख्स था जो कि कीबोर्ड को इस्तेमाल कर रहा था और ना सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था, पीछे से देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी है जो कि 30 या 32 साल के दरमियान का है और मुझे पीछे की तरफ देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसने सफ़ेद कलर का अरबी लिबास पहन रखा हो। आप यकीन करें कि मैंने जब उस वजूद के ऊपर मज़ीद गौर किया
तो अब ऐसा लग रहा था जैसे उसके बहुत ही लंबे, बहुत ही बड़े बड़े बाल हैं और वो बाल बाकायदा उसकी पीठ तक मुझे लटके हुए महसूस हो रहे थे। आप यकीन करें कि मैंने जल्दी से अपने मुंह को इधर करके जब दोबारा से वापस उसी तरफ देखा, तो वापस पलटने पे अब ऐसा लगा जैसे जो भी यहाँ पे मौजूद था एकदम से गायब हो चुका है। अब अल्लाह जानते कि जो कुछ मैंने देखा था वो हकीकत थी, मेरा वहम था, या मैं नींद के अंदर था, या फिर शायद कोई ख्वाब था जिसकी वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वाकई में कोई ना कोई अब से कुछ सेकंड्स पहले यहाँ पे मौजूद था। खैर मैं उठ के बैठा और उठ के बैठने के बाद मैंने 15-20 मिनट तक मुसलसल आयतल कुर्सी की तिलावत की। तब कहीं जाके मुझे ज़रा सा सुकून महसूस हुआ। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि अब भी कंप्यूटर ऑन था, जैसे कि वाकई में अब से कुछ देर पहले कोई इसको यूज़ कर रहा था। अच्छा गाइस, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमें माहिर साहब ने इंडिया से शेयर की है। ये बताते हैं कि जो वाक़या है ये अब से तकरीबन 50 या 51 साल पुराना वाक़या है। और ये जो वाक़या था बेसिकली इनके ग्रैंडफादर के साथ पेश आया था। उस दौर में इनके जो ग्रैंडफादर थे वो इंडिया के एक बहुत पुराने विलेज में रहा करते थे। अब अक्सर ऐसा होता कि इनको एक जगह से जब दूसरी जगह जाना होता तो आमतौर पे ये लोग ट्रेन का सफ़र किया करते थे। तो वैसे ही इनको एक ख़बर मिली कि इनके जो ग्रैंडफादर हैं उनकी कोई कज़न थी जो कि इनके बहुत करीब थी, उनकी एकदम से किसी दूसरे गांव में डेथ हो चुकी है। अब ये जो ख़बर थी पुराने दौर के हिसाब से जिस तरह के लोग निभाव करने वाले हुआ करते थे, तो एक बहुत बुरी ख़बर थी। और इनके ग्रैंडफादर ने फ़ौरन से डिसाइड किया कि इनको वहाँ पे यानी जहाँ पे इनकी कज़न की डेथ हुई है ताज़ियत के लिए ज़रूर जाना चाहिए। ये बताते हैं कि इनके गांव से उस गांव का जो डिस्टेंस था तकरीबन 10 या 11 घंटे का ट्रेन का सफ़र था। खैर इन लोगों ने उस दौर में अपने तौर पे जो भी मालूमात थी वो इकट्ठी की और इनको पता चला कि रात के 9 बजे ट्रेन उस गांव के लिए रवाना होगी। अब इनके जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने जो भी बेसिक सामान था वो अपना रखा, उसके साथ साथ जो भी पैसे थे वो अपनी जेब में रखे। और ये जो स्टेशन था जो कि इनके गांव से तकरीबन 10 या 12 किलोमीटर के फासले पे मौजूद था, वहाँ पे बिल्कुल टाइम पे ये पहुँच चुके थे। इनका यही ख्याल था कि ट्रेन टाइम पे आ जाएगी और फिर ये उस ट्रेन के अंदर बैठ के अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन जब ये रेलवे स्टेशन पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद इनको पता चला कि जो ट्रेन है जो कि रात के 9 बजे रवाना होनी थी, ये तकरीबन 12 से 13 घंटे लेट हो चुकी है। अब पुराना दौर था, इतने ज़्यादा लोग स्टेशन पे मौजूद नहीं हुआ करते थे। और अजीब बात ये थी, ये जो रेलवे स्टेशन था क्योंकि ये गांव से भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे मौजूद था, तो आमतौर पे वहाँ पे इतनी ज़्यादा रौनक नहीं हुआ करती थी। अजीब बात ये थी कि जब लोगों को पता चला कि जो ट्रेन है वो 12 से 13 घंटे लेट होने वाली है, तो 95% जो लोग थे जो कि इस ट्रेन में सफ़र करने वाले थे, सारे के सारे वापस चले गए थे। इत्तफाक से इस वीरान सुनसान रेलवे स्टेशन पे इक्का दुक्का लोग थे जो मौजूद थे और वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टाइम पास करने की कोशिश कर रहे थे। अब जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो बहुत बेचैन थे और उनको इतनी आसानी से किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या किसी भी नई जगह पे नींद नहीं आया करती थी। लिहाजा इन्होंने टाइम पास करने के लिए क्या किया कि जो रेलवे स्टेशन था उसके बिल्कुल बराबर में यानी उससे तकरीबन 10 या 15 मिनट के फासले पे एक ऐसी जगह मौजूद थी जो गए वक्तों में मुसाफिर खाने के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी।
तो ये उस रेलवे स्टेशन से निकले और इन्होंने सोचा कि कुछ देर वहाँ पे चला जाता हूँ, वहाँ जाके टाइम पास करने की कोशिश करता हूँ, और अगर वहाँ पे इक्का दुक्का लोग मौजूद हुए तो हो सकता है मेरा वहाँ पे टाइम पास बेहतर तरीके से हो जाए। खैर, इसी इरादे से जब ये स्टेशन से निकले और वो जो भी मुसाफिर खाना था उस तरफ बढ़ने लगे, तो ये जो डिस्टेंस था ये मुश्किल से 10 या 15 मिनट का डिस्टेंस था, और इस डिस्टेंस के दरमियान में उल्टे और सीधे हाथ पे मुकम्मल तौर पे झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ मौजूद थीं। दूर दूर तक आबादी का न कोई नामो निशान मौजूद था और ना ही किसी भी किस्म की रोशनी या लाइट मौजूद हुआ करती थी। अब जैसे ही ये रेलवे स्टेशन से निकले और ये मुसाफिर खाने की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, तो इनको एकदम से लगा कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इनके पीछे किसी ने चलना शुरू किया है, और जो भी इनके पीछे चल रहा है या इनको फॉलो कर रहा है, जैसे जैसे वो ज़मीन पे कदम रख रहा है वैसे वैसे पायल की ये घुंघरुओं की आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। अब ये पुराने दौर के लोग थे, बहुत बहादुर थे, और इनको पता था कि अक्सर इस तरह के वीरानों में या इस तरह की सुनसान जगहों पे इस तरह की आवाज़ें जब आया करती हैं तो उसका मतलब क्या हुआ करता है। खैर, इनका जो फोकस था मुसलसल मुसाफिर खाने की तरफ था, और ये बजाय इसके कि उस आवाज़ पे या उन घुंघरुओं की आवाज़ पे तवज्जो देते या पलट के देखते, इन्होंने मुसलसल उन आवाज़ों को नज़रअंदाज किया और जैसे तैसे ये सफ़र तय करने के बाद मुसाफिर खाने के अंदर दाखिल हो गए। दादा बताते हैं कि जैसे ही मैं उस मुसाफिर खाने के अंदर दाखिल हुआ तो अंदर दाखिल होते ही मुझे ऐसा लगा कि एकदम से एक ठंडी हवा का झोंका मुझे छू के यहाँ से गुजरा है। एक अजीब सी ठंडक थी और एक अजीब सी वीरानियत थी जो कि उस मुसाफिर खाने में न सिर्फ मौजूद थी बल्कि यहाँ पे ऐसा लग रहा था दूर दूर तक न कोई बंदा मौजूद है, ना ही कोई बंदे की ज़ात मौजूद है। खैर, जैसे ही दादा मज़ीद अंदर बढ़े और आगे की तरफ बढ़ते चले गए तो इन्होंने देखा कि लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे कुछ स्टेयर्स मौजूद थीं जो कि शायद ऊपर की तरफ जाया करती थीं, उन स्टेयर्स के ऊपर कोई औरत बैठी हुई है और ऐसा लग रहा है उसने अपना जो सर है वो नीचे की तरफ न सिर्फ झुकाया हुआ है बल्कि उसके जो बाल हैं वो उसके मुंह के आगे गिरे हुए हैं। कुछ अजीब कलर का यानी येलो टाइप का उसने लिबास पहन रखा था जो कि इस अंधेरे में भी बहुत ज़्यादा चमक रहा था। बज़ाहिर लग रहा था जैसे शायद कोई औरत है जिसने दुल्हन के कपड़े पहन रखे हों। बहरहाल, जैसे ही दादा मज़ीद आगे बढ़े तो एकदम से वो जो औरत थी वो ना सिर्फ खड़ी हुई बल्कि खड़े होते ही जब उसके जो बाल थे वो पीछे की तरफ गए और दादा को उस औरत का मुंह नज़र आना शुरू हुआ। तो दादा बताते हैं कि उस औरत का जो चेहरा था वो इस कदर खौफनाक चेहरा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो चेहरा है वो पूरा का पूरा जला हुआ है। इसके साथ साथ उसकी जो आंखें थीं, ऐसा लग रहा था उसकी आंखों से लाल रोशनी ना सिर्फ निकल रही है बल्कि एक अजीब सा गैज़ व गज़ब है जो उसके चेहरे पे मौजूद है। अब दादा को मुकम्मल तौर पे अंदाज़ा हो चुका था कि रास्ते में जिसकी आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी या जिसके पीछे होने का उनको शक था, वही औरत या वही चुड़ैल इनके बिल्कुल सामने आके बैठ चुकी है। खैर, दादा ने अपने तौर पे अपने आसाब पे काबू रखने की कोशिश की और इत्तफाक से इनके पास एक लोहे का डंडा मौजूद था। इन्होंने ना सिर्फ आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू की बल्कि इनके पास जो लोहे का डंडा मौजूद था वो उसको हवा में लहरा लहरा के ऐसे घुमा रहे थे जैसे कि वो जो डंडा है
वो उस औरत को या उस चुड़ैल को मारना चाहते हों। अब ये पुराने दौर के लोग थे, तो उनको बेहतर तरीके से पता था कि इस तरह की मखलूक़ात को किस तरह से टैकल करना होता है। और ऐसे ही हुआ कि वो जो चुड़ैल इनके बिल्कुल सामने मौजूद थी, देखते ही देखते न सिर्फ पलटी, बल्कि उन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ कहीं जाते हुए देखते ही देखते गायब हो गई।